हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगल डिजीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लैक फंगल डिजीज होता क्या है। पहले इसको किस नाम से जानते थे, आज इसको किस नाम से जानते हैं, इसके सिम्टम्स, इसके एजेंट्स, इसकी प्रिवेंशन, इसका कंट्रोल होता भी है या नहीं होता, कब होता है ये। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्लैक फंगस होता क्या है। बेसिकली इट इज, पहले बात है इसको हम लोग कहते हैं, इस नाम से जानते हैं, म्यूकोर माइकोसिस, इस नाम से ही जाना जाता है ब्लैक फंगस। और फॉर्मली पहले ये जाना जाता था, फॉर्मली कॉल्ड जाइगोमाइकोसिस, पहले इस नाम से जाना जाता था। अब जो इसका लेटेस्ट नेम है वो म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। ये होता क्यों है और ये कैसे होता है। बेसिकली इट इज अ रेयर फंगल infection caused by a group of molds। कौन से मोल्ड्स? वो मोल्ड्स जो आपने ब्रेड पे देखे होंगे। ब्रेड आपकी काफी टाइम से पड़ी होती है, खुली ब्रेड में आपने अक्सर देखा होगा ग्रीनिश अपीयरेंस आ जाता है। दैट इज कॉल्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स, दैट आर कॉल्ड फंगस। ठीक है। अब ये मोल्ड को क्या कहते हैं, कॉल्ड, इस मोल्ड को कहते हैं कॉल्ड म्यूकोरमाइसीट्स। ये कहां होते हैं, ये मोल्ड्स कहां होते हैं? दीज आर बेसिकली प्रेजेंट, ये जो आपका डिजीज कॉज होता है, इसके जो स्पोर्स होते हैं या जो फंगस होते हैं, दीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द एनवायरमेंट, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्पीशीज क्या है? स्पीशीज जानने से पहले इसके बारे में जान लीजिए आप। म्यूकोरमाइकोसिस ये जो है, इट इज अ रेयर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन देखिए, तीन तरह के इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल, एक होता है वायरल, एक होता है फंगल। आज तक का जो रिकॉर्ड है, हमें वायरस का अभी भी सही से इलाज नहीं मिला। हम किस में कामयाब हैं? बैक्टीरियल में कामयाब है, हम फंगस में भी कामयाब थे, बट अचानक ऐसा डिजीज आया जिसमें हमें कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। अब ये होता क्यों है, इसके कितने, पहले तो इसकी जान लीजिए एजेंट्स क्या है। व्हाट आर द एजेंट्स? एजेंट मतलब जिसके स्पोर्स की वजह से ये वाला डिजीज हो जाता है। नंबर 1, एक होता है म्यूकोर स्पीशीज, दूसरा होता है राइजोम्यूकोर स्पीशीज। ये एक ऐसी स्पीशीज है जिसके स्पोर्स सूंघने से आपको ब्लैक फंगस डिजीज हो जाएगा। थर्ड आप ले सकते हैं, एक होता है एब्सीडिया। ये एब्सीडिया भी एक तरह की स्पीशीज होती है जिसके स्पोर्स सूंघने से या बॉडी में एंटर करने से आपको ब्लैक फंगस डिजीज आराम से, आसानी से हो जाएगा। ये तो हो गए एजेंट। एजेंट्स में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो है वो 5 है। नंबर 1 जो है आपका, दैट इज राइनोसेरिब्रल। राइनोसेरिब्रल ये किस पार्ट का होता है? दीज आर साइनस, और ये कहां पहुंच जाते हैं? एंड ब्रेन। राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। दूसरा जो आपका होता है, पहले राइनो, दूसरा बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है इस टाइप का म्यूकोरमाइकोसिस, और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो पहले तो जान लेते हैं इसकी कंडीशन क्यों है, ये क्यों होता है और किसमें होता है। दीज आर कॉज उन पेशेंट के अंदर होता है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, उन पेशेंट को होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया हो, उस कंडीशन में भी ये डिजीज हो जाएगा आपको, ये वाला राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये दो कंडीशन है
अगर ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होना जरूरी है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके भी कुछ तरह के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला इसका सिम्टम्स होता है वन साइड फेस स्वेलिंग, एक तरफ मुंह सूज जाएगा। दूसरा इसका कंडीशन ये है नेजल कंजेशन, दूसरा जो आपका आता है दैट इज नेजल कंजेशन या साइनस, नेजल या साइनस कंजेशन। और तीसरा आपका आ जाएगा ब्लैक लीजन इन नेजल एंड माउथ। कहां पे, अपर साइड, अपर साइड जो आपके अपर ब्रिज होता है माउथ का, वहां पे नेजल वो ब्लैक लीजन देखने को मिलेगा। ये हो गया। और अगला जो है आपका दैट इज फीवर। ये इसके कंडीशंस हैं राइनोसेरेब्रल की। दूसरा केस आपका आता है, दूसरी कंडीशन जो आपकी आती है दैट इज पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। ये पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहां होता है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, ये लंग्स में होता है। इसकी ये क्यों होता है, वो ऐसे लोगों को होता है जिनको कैंसर है, जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, या जिन पेशेंट ने अभी अभी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया हो, उस केस में ये बीमारी हो जाएगी। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस किस पेशेंट को होते हैं, जिनको कैंसर है, जिन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराया हो। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वो होता है जो कैंसर पेशेंट में करते हैं जब मेडिसिन काम नहीं करता, आपका कीमोथेरेपी काम नहीं करती। और इसके सिम्टम्स क्या हैं पल्मोनरी के, सबसे पहले इसका सिम्टम्स है फीवर, इसमें भी फीवर होगा आपको। दूसरा आपका सिम्टम्स है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना। तीसरा आपका सिम्टम्स है कफ, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। अगला आते हैं पल्मोनरी के बाद जो थर्ड आता है आपका दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस किन लोगों को होता है, ये इन्फेंट्स में ज्यादा होता है, इन्फेंट्स में मोर कॉमन होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। कौन से इन्फेंट्स, हु हैव लो बर्थ वेट या हु आर प्रीमैच्योर। अब ये कंडीशन क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या है इसके, नंबर वन एब्डोमिनल पेन, इसमें बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन होता है। दूसरी कंडीशन इसकी है नोसिया। तीसरी कंडीशन इसकी वॉमिटिंग। और चौथी कंडीशन इसकी क्या है, जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो गई किसी कारण, दैट विल बी ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। ऐसे बच्चों को होता है जिनका बचपन में ही वजन कम हो, पैदाइश के टाइम भी वजन कम हो और उनकी एज लेस देन 1 मंथ हो। फोर्थ आपका आता है क्यूटेनियस, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस को बेसिकली हम जानते हैं किस नाम से, स्किन का म्यूकोरमाइकोसिस। इसके ऐसे लोगों को होता है जिन्होंने जल्दी में सर्जरी करवाई हो किसी भी कारण, बाइल डक्ट की सर्जरी करवाई हो, अपेंडिक्स की करवाई हो, या जिनके बॉडी पे कट वट रहा हो, या जिनके बॉडी पे कोई वुंड रहा हो, ये सारे केसेस हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स ये हैं स्वेलिंग अराउंड द वुंड, स्वेलिंग सूज जाना, स्वेलिंग अराउंड द वुंड,
और दूसरा सिम्टम इसका है स्वेलिंग के बाद रेडनेस, बहुत ज्यादा रेड हो जाएगा एरिया, ठीक है, गर्मी लगेगी उसमें, और ब्लैक हो जाएगा, या एरिया या लीजन अराउंड द वूंड बिकम ब्लैक। और ये और भी हो सकता है कि ब्लिस्टर मतलब छाला या अल्सर्स हो जाए। इस कंडीशन के लिए भी ये है, अल्सर्स हो जाएंगे तब भी हो जाएगा आपको। ये सारी चीजें थी। अब एक पांचवा आता है, वो पांचवे का नाम है डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। फिफ्थ वन जो है दैट इज डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक ऐसा डिजीज है जिसका कारण तो अभी तक पता नहीं चला है ये होता क्यों है, बट इट इज कॉज कहां पर होता है, ये ब्लड स्ट्रीम से होता है। इसका कारण अभी भी कंप्लीटली पता नहीं चला है इसमें होता क्यों है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, इसका सिम्टम भी अभी तक नहीं पता चला है। और ये इफेक्ट किसको करता है, ये इफेक्ट करता है पहले तो ब्रेन को, उसके बाद ये पहुंचता है स्प्लीन पे, फिर ये इफेक्ट करता है आपका किडनी को, और फाइनली इफेक्ट करता है आपका हार्ट को, ठीक है। और ये इसका सिम्टम्स अभी तक नहीं पता चला, बट एक सिम्टम इसका बहुत कॉमन है, मूड स्विंग्स या मेंटल स्टेटस, मेंटल चेंज, जो भी मेंटल स्टेटस जो भी बोल सकते हैं आप, सही नहीं रहता है इंसान का। और एक और इसका सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कोमा। ये भी एक इसका सिम्टम है। ये सारी चीजें हो गई तो इसका मतलब डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। मैंने आपको एजेंट्स बता दिया, मैंने आपको टाइप्स बता दिया। अब हम जानते हैं कि कितना डेंजरस है और ये किसको होता है। ये उन्हीं लोगों को होता है जो कोविड-19, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, कोविड-19 पेशेंट है उनको ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है ज्यादा उनको? क्योंकि उन्होंने स्टेरॉइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा ली होगी। जो कोविड-19 के सीरियस पेशेंट होंगे उन्होंने स्टेरॉइड्स की मात्रा उनकी बहुत ज्यादा होगी बॉडी में, इसलिए वो इम्यूनोसप्रेसेंट हो गए होंगे। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया होगा। इन दैट केस बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, हेंस इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड्स थ्रू आउट द बॉडी एंड देन फाइनली कॉजेस डेथ। तो ये जो केस था आपका, ये कोविड-19 केस में द पेशेंट बिकम इम्यूनोसप्रेसेंट। कोविड-19 के केस में इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड्स देते इतना स्टेरॉइड्स दे दिया जाता है कि पेशेंट जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट बन जाता है। और सेकंड केस, जिनको डायबिटीज होती है उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। थर्ड केस, जिन्होंने हाल ही में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया हो, जो ऐसे मेडिसिन लेते हो दैट लोअर्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो ड्रग का इंजेक्शन ड्रग लेते हो उनको भी बहुत ज्यादा आईवी होता है इंजेक्शन ड्रग यूज, ओवर यूज जो करते हैं उनका भी इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। इन दैट केस ये स्टेम सेल ये आपका म्यूकोरमाइकोसिस आसानी से कर सकता है। अगला, जिनके अंदर बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा हो, टू मच आयरन इन द बॉडी, जिनका प्रीमैच्योर वेट हो, प्रीमैच्योर बर्थ वेट, उस केस के लिए भी म्यूकोरमाइकोसिस आसानी से हो जाता है। और जिन्होंने स्टेरॉइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करी हो, टू मच यूज, उस केस में भी आसानी से आपको ये सारी बीमारी हो सकती है, म्यूकोरमाइकोसिस। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता तो खैर कुछ खास नहीं है, बट ये जहां जहां फैलता है इसका प्रॉपर इलाज हमें मिला नहीं है। हम लोग इतना डर गए हैं कि जाहिर सी बात है कि जहां जहां ये फैलता है सबसे पहले साइनस से शुरू होता है। ये डिपेंड करता है ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्योंकि कहीं और से भी स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने आपको लास्ट चीज मेंशन नहीं करी, दैट इज कट और स्किन इंजरी।
कहीं कट गया है, आपने सर्जरी करवा ली हो या वुंड हो, उस केस में भी आसानी से ये फंगस फैल सकता है। अब इसका मोर्टेलिटी रेट कितना है? मोर्टेलिटी रेट कितना है इसका? 50%। इसका मतलब 50% चांस है कि अगर ये डिजीज हो जाए तो 50% चांस है कि पेशेंट की मौत हो जाएगी। 50% चांस है पेशेंट आपका पेशेंट एक्सपायर्स, 50% चांस। और सबसे बड़ी बात ये है इसके बारे में जो आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉन कंटेजियस डिजीज। ये नॉन कंटेजियस है। नॉन कंटेजियस का मतलब ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता। ये जैसे कोविड-19 है, मास्क लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि ये फैले ना, ठीक है ना। तो ये नॉन कंटेजियस है। अगर आपका कोई पेशेंट है, उसको ये ब्लैक फंगस है और आप उसके साथ बैठे हुए हैं तो आपको नहीं होगा, क्योंकि इट इज नॉन कंटेजियस, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता। अब इसकी जो मेडिसिन आई है, ये भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लिमिटेड, ये सिचुएटेड है आपका बॉम्बे में। ये अप्रूव करा गया है। अप्रूव होने के बाद इन्होंने अपनी मेडिसिन निकाली थी, वो अप्रूव हो गई है। उस मेडिसिन का नाम है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसीन बी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं लैम, इस लेटर में। ये क्या है? ये 50 mg में आता है। ये आईवी है, इंट्रावेनस, ठीक है, इंजेक्शन आता है इसका। और ये तभी काम करेगा जब इनिशियल स्टेज होगी। इसकी भी स्टेजेस हैं, आपकी म्यूकोरमाइकोसिस की भी स्टेजेस हैं। कुछ स्टेजेस के बाद ये काम करना बंद कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा आपको? मान लीजिए साइनस में है और इस केस में आपने ये दिया, तो बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा आपको, बहुत हद तक आपको डिजीज फ्री हो जाएंगे आप। बट इन केस आप लेट हो गए 2 से 4 दिन, तो ये डिजीज आपके आइज में पहुंच जाएगा, तो अल्टीमेटली दवा काम नहीं कर पाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आइज को रिमूव करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन। इन्होंने अप्रूव, ये कंपनी थी जिन्होंने निकाला था, इन्होंने अप्रूव करा, मेडिसिन अथॉरिटी ने अप्रूव करा इसको, और ये मेडिसिन अब मार्केट में है अवेलेबल। दूसरा मेडिसिन जो है आपका, ये है पोसाकोनाजोल। ये भी एक मेडिसिन है, लेकिन जहां पर भी ओल आ जाएंगे, ओल, ये सारे फंगल इन्फेक्शन की एंटी फंगल मेडिसिन है। और तीसरा जो है आपका, दैट इज इसाबुकोनाजोल। ये भी आईवी है, ये भी आईवी है, बहुत सारे आईवी होते हैं। और इसमें अगर टैबलेट के फॉर्म में कोई चीज आती है तो ये दोनों टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं, बट ये नहीं आता, ठीक है। ओरली पहले 2 मेडिसिन दे सकते हैं और आईवी तीनों दे सकते हैं। आईवी होता है इंट्रावेनस, जहां ड्रिप लगा के सलाइन वाटर के साथ मिला के दवा दी जाती है, और ओरल तो टैबलेट फॉर्म में ही तो आप लोग जानते ही होंगे। ये थे आज के लिए इलाज इसके। अब इसमें कौन से मेडिसिन हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो है फ्लूकोनाजोल। या मेडिसिन अगर मार्केट में कोई आपको दे रहा है तो मत खरीदिएगा, क्योंकि ये इस पर वर्क नहीं करेगा, जिसको ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है। और एक जो मेरे बहुत खास मेडिसिन है, उसका नाम है वोरिकोनाजोल। ये मार्केट में बहुत नाम से आता है, जैसे वॉरीड्रॉप, वॉरियर, सिप्ला, एम्बैक्सी, एबार्ट, फाइजर, ये सारी कंपनियां एक दवा बनाती हैं। और ये डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला इसकी बहुत फेमस मैन्युफैक्चरर है। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको प्रिकॉशन कैसे लेना है? तो दवाई की बात हो गई, दवा काम कर जाएगी, ठीक हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा। बट इसकी स्टेजेस हैं, स्टेजेस इन द सेंस कि अगर ये साइनस के अंदर आपका ये इन्फेक्शन पहुंच गया, साइनस के अंदर आपका ये ब्लैक फंगस पहुंच गया, तो 2 से 4 दिन के अंदर, 2 to 4 डेज में क्या होगा, ये आपके आइज में पहुंच जाएगा, और उसी के 1 से 2 घंटे के अंदर ये आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा। अगर ये आइज तक पहुंच गया, अल्टीमेटली आइज को रिमूव करना पड़ेगा। ये जो
पीरियड है 2 to 4 डेज, मतलब अल्टीमेटली आप मान के चलिए 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते तो वो लीजन जहां पर इसने अटैक करा है उस लीजन को काट के बाहर करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। जहां पे भी इसने अटैक करा है वहां पे भी उस लीजन को आपको काट के निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये था ये। अब ये होता क्या है, मैंने बताया आपको, इट इज प्रेजेंट, इसके स्पोर्स जो प्रेजेंट है, इसके म्यूकोरमाइसीट्स जो है, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एनवायरनमेंट। इससे बचा कैसे जाए? बचने के लिए साधारण उपाय बता देता हूं मैं आपको। एक तो सबसे पहला उपाय इसका ये है कि वेयर N95 रेस्पिरेटर बोलिए या मास्क बोलिए, एक ही बात है। N95 मास्क पहनना है आपको। N95 मास्क नहीं पहनेंगे तो साइनस नोज के थ्रू इंफेक्शन फैल सकता है। दूसरा, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डस्ट या सॉइल, या कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। यू शुड वेयर ग्लोव्स, पैंट, फुल स्लीव शर्ट, क्यों डस्ट से बचना है आपको, ये सब आपको पहनना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोरोना में भी थी वो इसमें भी है, वॉश योर हैंड थॉरली विथ सोप एंड वाटर, ठीक है। अब इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात तो हर जगह है, क्योंकि अगर सिम्टम्स, अगर ये स्टेजेस बढ़ जाएंगी तो स्टेजेस बढ़ने के बाद ऊपर वाला ही बचा सकता है आपको, उसके बाद कोई इलाज नहीं है आपके पास, कोई मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेगी, कितना भी आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब ये तो था, ये मैंने बता दिया आपको, इट इज नॉन कंटेजियस, ये फैलेगा नहीं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा नहीं। बट अगर फैल गया, मतलब फैलेगा नहीं, वो तो कंफर्म है, बट अगर आपके अंदर है ये डिजीज तो उसने ज्यादा रेट पे अगर ऑक्यूपाई कर रखा है आपकी नेचुरल एरिया को, तो क्या होगा, वो टिश्यू काट के निकालना पड़ जाएगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि इसमें, इस केस में ब्लैक फंगल डिजीज से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक साधारण उपाय, नहाते वक्त डिटॉल का इस्तेमाल करेंगे। डिटॉल इस्तेमाल करेंगे तो कहीं पे भी कट और बर्न या इंजरी होगी वो अपने आप हील हो जाएगी, ठीक है। नहाने के बाद बॉडी को अच्छे से सुखाएं, एकदम कायदे से आप टॉवल लेके पूरा पोंछें, कहीं पे भी वेट नहीं रहना चाहिए, वेट केस में भी आपका हील नहीं हो पाता आसानी से। थर्ड केस आपका ये है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए। जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह पे ज्यादा काम करते हैं, डस्टी एरिया पे ज्यादा काम करते हैं, उनको N95 मास्क और ग्लोव्स का इस्तेमाल